नमस्कार दोस्तों, राम राम सा, गुड मॉर्निंग भाई लोगों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की नदियां। यदि आप में से कोई भी बंधु आज अपने यूट्यूब चैनल पर नया है तो जरूर ध्यान दें, उसके लिए यह वीडियो क्लास काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, हम राजस्थान की नदियों में एक चैप्टर पूरा कर चुके हैं, यानी राजस्थान की नदियों का एक अपवाह तंत्र कंप्लीट हो चुका है दोस्तों अपना, यानी अरब सागर का अपवाह तंत्र। 3 भागों में बांटा गया है राजस्थान की नदियों को। पहला है अरब सागर का अपवाह तंत्र, दूसरा है आंतरिक अपवाह तंत्र और तीसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अरब सागर के अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं माही नदी, लूणी नदी, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास नदी और इनकी सहायक नदियां। तो दोस्तों, हमने इन सभी नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ा है, डिटेल से पढ़ा है पिछली क्लासों में। आज दोस्तों हम इस अरब सागर के अपवाह तंत्र का टोटल का दोस्तों पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, यानी पूरा दोस्तों वीडियो एनालिसिस पर आधारित है। जितने भी जो दोस्तों अरब सागर के अपवाह तंत्र के बारे में कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उन सभी क्वेश्चंस का दोस्तों आज निचोड़ निकाल लेते हैं दोस्तों। तो आ जाओ दोस्तों, अपनी वीडियो क्लास का आनंद लेते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और अपनी तैयारी और रणनीति को और ज्यादा बेहतर बनाते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, कौन से जिले में कोई नदी नहीं है? पूछ रहा है कौन से जिले में कोई नदी नहीं है। क्या उदयपुर जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में, चूरू जिले में या कोटा जिले में? देखिए दोस्तों, चारों के चारों इंपॉर्टेंट जिले हैं, चारों जिलों का संबंध राजस्थान की नदियों से जुड़ा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, एनालिसिस करते हैं कौन से जिले में कोई नदी नहीं है। उदयपुर जिले में दोस्तों, उदयपुर जिले में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उदयपुर संभाग की यदि अपन बात करें तो पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम उदयपुर संभाग से होता है भाई। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम वाला संभाग कौन सा है? यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेना तो जवाब दे देना भाइयों, उदयपुर संभाग है, यानी उदयपुर संभाग से सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम होता है। आगे देखिए, और भी मजा आने वाला है। चित्तौड़गढ़ जिला, यह राजस्थान का वह जिला है जिसमें सर्वाधिक नदियां बहती हैं। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां कौन से जिले में बहती है? तो अपना सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़ जिला। यह क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके चारों के चारों ऑप्शन दोस्तों गजब के ऑप्शन हैं, आपके लिए कंपटीशन एग्जाम्स में निर्णायक साबित हो सकते हैं आपकी सफलता को ध्यान में रखते हुए। तो जरूर ध्यान देकर पढ़िए दोस्तों। उदयपुर वह संभाग है जहां से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ वह जिला है जिसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं। चूरू और एक बीकानेर, इन 2 जिलों का विशेष ध्यान रखना भाई। चूरू और बीकानेर, ये अपना आंसर बन गया है भाई। राजस्थान के चूरू और बीकानेर 2 ऐसे जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं बहती, किसी प्रकार की कोई नदी नहीं बहती। ना तो यहां से नदी निकलकर कोई बंगाल की खाड़ी में जाती है, ना अरब सागर में जाती है, और ना ही कोई आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। तो ध्यान देके पढ़े, चूरू और बीकानेर राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं भाइयों जिसमें कोई नदी नहीं बहती। क्वेश्चन भी तो यही पूछ रहा है कि कौन से जिले में कोई नदी नहीं बहती। चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं बहती। कंसेप्ट क्लियर है भाई। अगला ऑप्शन देखें, लास्ट चौथा ऑप्शन, कोटा संभाग के बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है? यदि संभाग के आधार पर पूछ ले आपसे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां कौन से संभाग में बहती हैं, तो कोटा संभाग में बहती है भाई। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछ ले तो कोटा संभाग जवाब देना दोस्तों। ऐसे जिले जिनमें कोई नदी नहीं है, चूरू और बीकानेर है। राजस्थान का वह जिला जिसमें सबसे ज्यादा नदियां बहती है, चित्तौड़गढ़ जिला है। और राजस्थान का वह संभाग बताओ जिसमें सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, उस संभाग का नाम है दोस्तों उदयपुर। कंसेप्ट क्लियर है भाइयों? बढ़ू आगे, आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। पूछ लेगा जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस या विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा ही जाता है।
तो इस क्वेश्चन का तो दोस्तों विशेष ध्यान रखें, रट लो दोस्तों इन क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए। देखिए, जल दिवस क्या 22 मार्च को मनाए जाते हैं? सही बात है दोस्तों, अपना आंसर सही है। जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पूछ ले आपसे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और 22 मई को मनाया जाता है दोस्तों जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 मई को। दोबारा देखें, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस और 5 जून अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई? 5 जून को। दोस्तों यहां देखिए, आप जैव विविधता के बारे में देखें। जैव विविधता होती क्या है? ऐसे स्थान जहां बहुत सारे जंतुओं, प्राणियों या वनस्पतियों या जीवों का सामूहिक स्वरूप देखने को मिलता है, उस स्थान को दोस्तों अपन जैव विविधता कहते हैं। यानी जैसे भारत का पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी हिमालय, नीलगिरी जीवमंडल क्षेत्र, विश्व में जो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ये स्थान दोस्तों पूरी दुनिया में जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। अमेजन बेसिन जैव विविधता के लिए जाना जाता है, कांगो बेसिन दोस्तों जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यानी ये इतने क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों जैव विविधता के लिए? क्योंकि अपने पश्चिमी घाट में दोस्तों सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए पश्चिमी घाट और उत्तरी पूर्वी हिमालय क्षेत्र ये भारत में दोस्तों हॉट स्पॉट है, यानी तप्त स्थल है दोस्तों। हॉट स्पॉट का शाब्दिक अर्थ भी पूछा जा सकता है आपसे कि हॉट स्पॉट का शाब्दिक अर्थ बताइए। इसका मतलब होता है दोस्तों आकर्षण केंद्र। क्या होता है हॉट स्पॉट का शाब्दिक अर्थ? तप्त स्थल या आकर्षण के केंद्र। जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ती है और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में है। महाद्वीप के हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया में और महासागर के हिसाब से प्रशांत महासागर में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। ये 1900 किलोमीटर लंबी जो प्रवाल भित्ति है, यह दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है दोस्तों। और ध्यान रखना, ये ग्रेट बैरियर रीफ में दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता यहीं पाई जाती है। पूछ ले, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। जो अमेजन बेसिन के जंगल है दोस्तों, वो भी दोस्तों जैव विविधता के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अमेजन बेसिन के जो घने जंगल है, वहां जो वर्षा वन पाए जाते हैं, उनको दोस्तों फेफड़ा कहा जाता है, या द लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है? अमेजन बेसिन के घने जंगलों को। क्योंकि दोस्तों अपनी पृथ्वी पर ज्यादातर जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है ना, वो सबसे ज्यादा दोस्तों अमेजन बेसिन से ही प्राप्त होती है। इसलिए अमेजन बेसिन के घने जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं या द लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से, सेलवास क्या है? अमेजन बेसिन के जो घने जंगल है ना, उन्हीं को दोस्तों सेलवास के नाम से भी जाना जाता है। कंसेप्ट क्लियर है ना? दोबारा देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, साबरमती नदी की लंबाई बताइए। साबरमती नदी की लंबाई बताइए। दोस्तों मैंने क्लास प्रारंभ करने से पहले ही आपको बता दिया था कि अरब सागर के अपवाह तंत्र को पूरे को क्लियर करा के रहूंगा इस मॉक टेस्ट के माध्यम से। यानी कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा दोस्तों जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसलिए ध्यान बनाए रखे, अपना फोकस बोर्ड पर रखे। मैं जो भी क्वेश्चन बोल रहा हूं उनको ध्यान से पढ़ें, समझे। ठीक है दोस्तों, देखिए साबरमती नदी की लंबाई क्या 495 किलोमीटर है, 576 किलोमीटर है, 226 किलोमीटर है और 416 किलोमीटर है। देखिए दोस्तों, साबरमती नदी की लंबाई 495 किलोमीटर है। लूनी नदी की लंबाई, लूनी नदी की लंबाई आपसे पूछ ले कि कितने किलोमीटर है लूनी नदी की लंबाई, तो आपको बताना है 495 किलोमीटर है। यहां दोस्तों कई स्टूडेंट्स भ्रमित हो जाते हैं, वो बोलते हैं गुरुजी लूनी नदी की लंबाई तो 350 किलोमीटर ही है, 350 किलोमीटर ही है, ये 495 किलोमीटर कहां से आ गई? दोस्तों ये नया आंकड़ा है,
नए आंकड़ों के अनुसार लूणी नदी की लंबाई 495 किलोमीटर है। और दोस्तों जो पुराना आंकड़ा था ना, उसके हिसाब से लूणी नदी की लंबाई 350 किलोमीटर मानी जाती थी। तो यह आंकड़ा पुराना है, 495 किलोमीटर नया है। अपने को अपने क्वेश्चन का सही जवाब नहीं मिला है, लेकिन लूणी नदी की लंबाई का कंसेप्ट अपने हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो गया। क्वेश्चन के आंसर के लिए तो आगे बढ़े दोस्तों। साबरमती नदी की लंबाई, ये तो लूणी के 576 किलोमीटर। ये तो दोस्तों माही नदी की लंबाई है भाई। किसकी है? माही नदी की लंबाई। माही दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा नदी कहते हैं दोस्तों इसको। दक्षिणी राजस्थान है ना अपना, बांसवाड़ा, उदयपुर, यह दोस्तों आदिवासियों का क्षेत्र है। यहां भील जनजाति पाई जाती है, कथोड़ी जनजाति पाई जाती है दोस्तों, यानी यहां जनजातियां पाई जाती हैं, आदिवासी लोग ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए कहा जा सकता है इस नदी को कि आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा किसे कहते हैं, या आदिवासियों की सवर्ण रेखा नदी किसे कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ आदिवासी। आदिवासियों की गंगा किसे कहेंगे भाई? अपन कहेंगे माही नदी को। तो उस माही नदी की लंबाई है 576 किलोमीटर। यहां एक बात जरूर ध्यान रखिए, आपसे यह भी पूछा जा सकता है राजस्थान में माही नदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों राजस्थान में माही नदी की लंबाई 171 किलोमीटर। ध्यान रखोगे ना, पूछ लेगा राजस्थान में माही नदी की लंबाई बताइए 171 किलोमीटर। माही नदी की टोटल लंबाई बताइए 576 किलोमीटर। यह भारत के 3 राज्यों में है भाई, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है और गुजरात में है। पहले मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है और दोस्तों ये गुजरात में चली जाती है। अगला क्वेश्चन, क्या 226 किलोमीटर है? नहीं दोस्तों, 226 किलोमीटर भी अपना राइट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो दोस्तों पश्चिमी बनास नदी की लंबाई है। पश्चिमी बनास नदी, कल यदि आपने अपनी वीडियो क्लास ध्यान से देखी है तो पश्चिमी बनास नदी और बनास नदी दोनों में मैंने दोस्तों अंतर करके पढ़ाया है। बनास नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की नदी है, जबकि पश्चिमी बनास नदी अरब सागर के अफवाह तंत्र की नदी है। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? पश्चिमी बनास अलग है, बनास अलग है। बनास नदी अपना जल चंबल में डालती है, चंबल अपना जल यमुना में डालती है, यमुना गंगा में और गंगा बंगाल की खाड़ी में। इसलिए दोस्तों बनास नदी को तो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की नदी कहेंगे, लेकिन पश्चिमी बनास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे पश्चिमी बनास का नाम सुनते ही ऐसे कह देते कि ये तो वही बनास है, वन की आशा वाली, वर्णाशा वाली नदी है। ना ना दोस्तों, ये पश्चिमी बनास नदी है जो अरब सागर की तरफ जाती है, यानी कच्छ के रण में जाके समाप्त होती है। ये अरब सागर में भी नहीं डालती जाल, ये कच्छ के रण में डालती है दोस्तों। तो कच्छ का रण है, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और अरब सागर, ये सारे दोस्तों अरब सागर के अफवाह तंत्र के ही माने जाते हैं। इधर कोई भी नदी जाके गिरती है ना तो उसे अरब सागर के अफवाह तंत्र में ही शामिल किया जाता है, ध्यान रखिए। तो 226 किलोमीटर तो पश्चिमी बनास नदी की लंबाई है, 576 किलोमीटर माही नदी की लंबाई है। माही नदी की लंबाई राजस्थान में 171 किलोमीटर है। लूणी नदी की लंबाई 495 किलोमीटर है। लूणी नदी की लंबाई का पुराना आंकड़ा 350 किलोमीटर है। एक ही ऑप्शन बच गया दोस्तों, 416 किलोमीटर। ये अपना एकदम सही आंसर है दोस्तों। पूछ क्या रहा है? साबरमती नदी की लंबाई बताइए। ऑप्शन के हिसाब से अपना राइट आंसर है 416 किलोमीटर साबरमती नदी की लंबाई है। ये जो साबरमती नदी है ना, इसकी राजस्थान में लंबाई है दोस्तों 45 किलोमीटर। ध्यान रखना, साबरमती नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 45 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर। तो यहां दोस्तों आपसे 2 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यही दोस्तों मेरे कंफ्यूज हो रहा था, तो आप भी दोस्तों इस कंफ्यूज को हमेशा हमेशा के दूर कर लीजिए कि साबरमती नदी की टोटल लंबाई कितनी है। साबरमती नदी की कुल लंबाई पूछे तो 416 किलोमीटर। साबरमती नदी की केवल राजस्थान में लंबाई पूछे तो 45 किलोमीटर। कंसेप्ट क्लियर है ना? अरब सागर के अफवाह तंत्र की बात की थी मैंने शुरू में कि अरब सागर के अफवाह तंत्र को पूरे को क्लियर करा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरब सागर के अफवाह तंत्र की 4 नदियां हैं, लूणी नदी, माही नदी, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास नदी। लूणी नदी की लंबाई बता दी 495 किलोमीटर, माही नदी की 576 किलोमीटर बता दी, पश्चिमी बनास की 226 किलोमीटर बता दी और साबरमती नदी की 416 किलोमीटर बता दी। साबरमती की राजस्थान में 45 किलोमीटर है, माही नदी की राजस्थान में 171 किलोमीटर है। तो अरब सागर के अफवाह तंत्र से यदि आपसे किसी भी नदी की लंबाई पूछेगा ना तो यहीं से पूछेगा, आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। आइए अगले क्वेश्चन पे। माही नदी का उद्गम कहां से होता है? उद्गम के बारे में बताया था ना कल मैंने आपको। वह स्थान जहां से नदी निकलना प्रारंभ होती है या बहना प्रारंभ होती है, उस स्थान को नदी का उद्गम स्थल कहते हैं।
और वह स्थान जहां जाकर नदी समाप्त हो जाती है, किसी सागर में गिर जाती है, खाड़ी में जाके गिर जाती है या किसी दूसरी नदी में जाके मिल जाती है, उस स्थान को कहते हैं नदी का संगम स्थल या नदी का मुहाना कहते हैं। उद्गम स्थल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। अरब सागर के अपवाद अंतर की सभी नदियों के उद्गम स्थल बस इस एक ही क्वेश्चन के द्वारा क्लियर करें। देखें, माही नदी का उद्गम कहां से होता है? क्या पांडलू गांव से होता है? दोस्तों ऑप्शन में ऐसे उद्गम डाले हैं जो पूछे ही जाते हैं कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट उद्गम स्थल डाले हैं दोस्तों। देखिए, माही नदी का उद्गम स्थल है क्या पांडलू गांव से होता है या पांडलू स्थान से होता है, नया सोनवारा स्थान से होता है क्या? आगे देखिए, नाग पहाड़ से होता है क्या या फिर महंद झील से होता है? यदि पिछली वीडियो क्लास देखी है ना आपने ध्यान से दोस्तों, इस चुटकी में हल कर दोगे, इसे चुटकी में जवाब दे दोगे आप। इसका सही आंसर होगा महंद झील। कौन सा होगा भाई? महंद झील। माही नदी के बारे में पूछ रहा है। माही नदी का उद्गम स्थल महंद झील। महंद झील मध्य प्रदेश राज्य में है। भारत के कौन से राज्य में है भाई? मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य का महू प्रदेश और विंध्याचल पर्वतमालाएं, उस विंध्याचल पर्वतमालाओं में सरदारपुरा के निकट एक झील है दोस्तों, उसी झील को महंद झील कहते हैं। तो ऑप्शन में महंद झील की जगह महू प्रदेश भी आ सकता है। क्या आ सकता भाई? महू प्रदेश। पूछ ले माही नदी कहां से निकलती है? माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतों में महू प्रदेश से निकलती है या सरदारपुरा के निकट से निकलती है। झील दे ऑप्शन में कि क्या बताइए कहां से निकलती है, कौन सी झील से निकलती है? तो दोस्तों महंद झील से निकलती है माही नदी। बाकी भी देखिए उद्गम स्थल किसका क्या है? पांडलू गांव नागौर में है भाई। पांडलू गांव कहां पर है? नागौर में। इस पांडलू गांव की पहाड़ी से दोस्तों जोजड़ी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? जोजड़ी। जोजड़ी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों। लूनी नदी के अपोहा तंत्र का सबसे खतरनाक उस नदी देखा जाए ना तो जोजड़ी नदी है। खतरनाक क्यों बता रहा हूं मैं इसको? क्योंकि अब तक एग्जामिनर ने सबसे ज्यादा जोजड़ी नदी के बारे में क्वेश्चन पूछा है और एग्जामिनर की भी कोई गलती नहीं है भाई यहां, क्योंकि यह अपवाद स्वरूप नदी है। यह लूनी नदी में बिल्कुल विपरीत कार्य करती है। लूनी की अनेक सहायक नदियां हैं, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, सागी, खारी, गुहिया, ये लूनी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये नदियां दोस्तों बाईं ओर से आके मिलती है लूनी में। किधर से आके मिलती है? बाईं ओर से। लेकिन एकमात्र इस जोजड़ी नदी को देखो आप, ये दाईं ओर से आके मिलेगी लूनी नदी में। किधर से आके मिलेगी? दाईं ओर से। तो अपवाद नदी होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका अपवाद नदी कहने का? दूसरा यह है कि जो जितनी भी बाईं ओर से नदियां आके मिलती है ना लूनी नदी में, ये दोस्तों अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से? अरावली की पहाड़ियों से। लेकिन ये देखो, ये बस अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती। इसीलिए दोस्तों एग्जामिनर का फोकस यही होता है, यही जोजड़ी नदी होता है लूनी नदी के अपवाद अंतर में। ठीक है, दोबारा बता देता हूं तुम्हें। जोजड़ी लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो दाईं ओर से आकर मिलती है। कंसेप्ट क्लियर है? दूसरा कंसेप्ट, लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जोजड़ी, जो अरावली की पहाड़ियों से ना निकलकर नागौर जिले के पांडलू गांव से निकल कर आती है। कहां से निकल के आती है? पांडलू गांव से निकल कर आती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखें। नया सोनवारा से दोस्तों पश्चिमी बनास नदी निकलती है। नया सोनवारा से कौन सी नदी निकलती है? पश्चिमी बनास नदी निकलती है। पश्चिमी बनास का दोनों ध्यान रखना, पश्चिमी बनास के बारे में दोनों चीज ध्यान रखना। पश्चिमी बनास नदी निकलती तो कहां से है? सिरोही जिले में नए सोनवारा गांव से। और ये नदी समाप्त कहां होती है? लिटिल कच्छ के रण में, जो गुजरात में स्थित है। नदी की लंबाई 226 किलोमीटर है। इस पश्चिमी बनास नदी पर माउंट आबू शहर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों आबू के अलावा यहां स्थित है मतलब कि गुजरात का डीसा शहर, गुजरात का डीसा शहर, यह भी इसी पश्चिमी बनास नदी पर है। नाग पहाड़, नाग के आकार की जो पहाड़ी है उसी को नाग पहाड़ी कहते हैं। और ये तो राजस्थान के अजमेर जिले में है भाई। कौन सी जिले में है? अजमेर जिले में। अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार और अरावली पर्वतमाला का सबसे नीचा विस्तार भी कौन से जिले में है? अजमेर जिले में। तो अजमेर जिले की नाग पहाड़ी से तो दोस्तों लूनी नदी निकलती है भाई। कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है। तो अरब सागर के अपवाद तंत्र की 4 इंपॉर्टेंट नदियां है। माही नदी बताइए कहां से निकलेगी? महंद झील या महू प्रदेश से। लूनी नदी बताओ कहां से निकलेगी? नाग पहाड़ अजमेर से। पश्चिमी बनास नदी बताओ कहां से निकलेगी? नया सोनवारा सिरोही से। एक दोस्तों एक हो जाएगी साबरमती नदी। कौन सी हो जाएगी? साबरमती। साबरमती का ध्यान रखना, साबरमती नदी उदयपुर जिले से निकलती है। उदयपुर जिले में अरावली की झाड़ोल तहसील में जो पहाड़ियां ना झाड़ोल क्षेत्र में, वहीं से निकलती है दोस्तों साबरमती नदी। ठीक है, आगे देखिए। कौन सा बांध सूकड़ी नदी पर है?
कौन सा बांध है भाई सुकड़ी नदी पर? क्या जसवंत सागर बांध है, जवाई बांध है, बाकड़ी बांध है, या माही बजाज सागर बांध है? बता दीजिए कौन सा बांध है दोस्तों। चारों के चारों बांध इंपॉर्टेंट हैं और ये चारों के चारों बांध अरब सागर के अफवाह तंत्र से ही उठाए हैं दोस्तों, क्योंकि अपन ने अब तक एक ही चैप्टर पढ़ा है नदियों का, अरब सागर का अफवाह तंत्र। अपने 2 चैप्टर भी बाकी है, आंतरिक अफवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र में दोस्तों भारत में क्लियर करवा दिया है, पूरा भारत का पूरा अफवाह तंत्र पढ़ा दिया मैंने आपको। हिमालय का भी पढ़ा दिया, प्रायद्वीपीय भारत का भी पढ़ा दिया, भारत के संदर्भ में अरब सागर का भी पढ़ा दिया, बंगाल की खाड़ी का भी पढ़ा दिया और भारत की झीलें भी पढ़ा दिया दोस्तों। ठीक है, यहां देखें कौन सा बांध सुकड़ी नदी पर स्थित है? क्या जसवंत सागर बांध है? जसवंत सागर बांध तो दोस्तों जोधपुर में है भाई। जसवंत सागर बांध तो कहां पर है? जोधपुर में। नदी बता दीजिए कौन सी है, कौन सी नदी पर स्थित है? यदि थोड़ा बहुत भी याद है तो बता दीजिए। जसवंत सागर बांध जोधपुर में कौन सी नदी पर है? भाई लूणी नदी पर है। कौन सी पर है? लूणी नदी पर। तो जसवंत सागर बांध तो दोस्तों लूणी नदी पर है। पूछ कर रहा है कौन सा बांध? सुकड़ी नदी पर है। जवाई बांध तो जवाई नदी पर है। जवाई बांध तो कहां पर है? जवाई नदी पर है और राजस्थान के पाली जिले में है भाई। सुमेरपुर बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है दोस्तों, सुमेरपुर पाली। ये स्थान बहुत गजब है। क्यों? क्योंकि यहां जवाई बांध है। जवाई बांध के बारे में दोस्तों क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। इस जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। पूछ लेगा मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? जवाई बांध को कहा जाता है, जो पाली जिले में बना हुआ है। अमृत सरोवर कहने का भी क्या कारण है? क्योंकि भाई साहब मारवाड़ में पेयजल का प्रमुख स्रोत है ये बांध। इस बांध के जो जलाशय है ना दोस्तों, उससे जोधपुर में पेयजल या जलापूर्ति, पाली में और सिरोही में, इन 3 बड़े जिलों में दोस्तों जलापूर्ति इसी जवाई बांध से होती है। इसलिए जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। दोस्तों वर्तमान समय में जवाई बांध में जल की कमी है दोस्तों, और इस जल की कमी को दूर करने के लिए उदयपुर से सेई जल सुरंग लाई गई है। और सेई जल सुरंग राजस्थान की पहली जल सुरंग है। पूछ लेगा राजस्थान की पहली जल सुरंग परियोजना कौन सी है? सेई जल सुरंग परियोजना। ये दोस्तों सेई नदी से निकाली गई है और ये सेई नदी है ना साबरमती की प्रमुख सहायक नदी है। बाकड़ी बांध अपना एकदम सही आंसर है। बाकड़ी बांध राजस्थान के जालोर जिले में है भाई। बाकड़ी बांध राजस्थान के कौन से जिले में है? जालोर जिले में। पूछ रहा है कौन सा बांध? सुकड़ी नदी पर है। सुकड़ी नदी पर बाकड़ी बांध है। क्या माही बजाज सागर बांध है? माही बजाज सागर बांध तो नाम से ही पता चल रहा है भाई साहब, माही नदी में है। माही बजाज सागर बांध का तो नाम से ही पता चलता है माही। आगे बजाज लगा हो ना, बजाज। ये बजाज दोस्तों जमनालाल बजाज का नाम है। किसका नाम है भाई? जमनालाल बजाज का। जमनालाल बजाज वही है गांधी जी का 5वां पुत्र। गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहते हैं भाई? जमनालाल बजाज को कहते हैं। और जमनालाल बजाज राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे भाई? सीकर जिले के रहने वाले थे। तो माही बजाज सागर बांध ये बांसवाड़ा जिले में है। कौन से जिले में भाई साहब? बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा गांव में। बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा गांव में स्थित है माही बजाज सागर बांध। दोस्तों राजस्थान का सबसे लंबा बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर ओडिशा राज्य में है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा जिले में बोरकुंड स्थान पर स्थित है। कहां स्थित है भाई? बोरकुंड स्थान पर। क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है। इस माही बजाज सागर परियोजना के बारे में एक और ध्यान रखना, इसके सामने दोस्तों एक छोटा सा बांध और जिसे कागदी पिकअप बांध कहते हैं। क्या कहते हैं? कागदी पिकअप बांध। यह भी बांसवाड़ा में है, माही नदी पर है। एक और इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको। गांठ बांध लेना कभी गलत नहीं होगा। पूछ ले कागदी पिकअप बांध कौन सा का, पूछ ले आपसे कागदी पिकअप बांध कहां पर है? बांसवाड़ा में माही नदी पर। लेकिन आपसे पूछ ले पीचियाक बांध कहां स्थित है? पीचियाक बांध। इस जसवंत सागर बांध को पीचियाक बांध कहते हैं और यह जोधपुर में माही नदी पर है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी बनास नदी का मुहाना बताइए। मुहाना यानी संगम। पश्चिमी बनास नदी कहां जाके समाप्त होती है? क्या अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में या कच्छ के रण में? अभी भी बताया था पश्चिमी बनास नदी का संगम कच्छ का रण, कच्छ का जो लिटिल रण है ना, वहां दोस्तों पश्चिमी बनास नदी जाके समाप्त हो जाती है। इस लिटिल कच्छ के रण में एक और नदी समाप्त होती है दोस्तों, लूणी। कौन सी है भाई? लूणी। तो पश्चिमी बनास और लूणी दोनों लिटिल कच्छ के रण में समाप्त होती है। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और अरब सागर। खंबात की खाड़ी में दोस्तों माही नदी जाके गिरती है। माही के अलावा दोस्तों साबरमती नदी भी यहीं जाके गिरती है। साबरमती,
साबरमती भी खंबाती खाड़ी में गिरती है। अरब सागर में दोस्तों साबरमती से आगे की ओर जो नदियां बहती है जैसे नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों अरब सागर में जाके गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती दोस्तों भारत में नदमुख बनाने के लिए प्रसिद्ध है, एस्चुरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। भारत में रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से बहने वाली इंपॉर्टेंट नदियां भी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। अगला क्वेश्चन देखें, माही नदी पर त्रिवेणी संगम कहां स्थित है? त्रिवेणी, तीन वेणियों का संगम जहां होता है उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। वेणी यानी धारा, बहते हुए जल की धारा को दोस्तों नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी। तो ऐसा स्थान, ऐसा पॉइंट जहां तीन नदियां आके मिलती है उसे कहा जाता है त्रिवेणी संगम। तो दोस्तों भारत में त्रिवेणी संगम तो बहुत है, राजस्थान में ही दोस्तों त्रिवेणी संगम अनेक आपको देखने को मिल जाएंगे। तीन तो आपको बनास नदी पे देखने को मिल जाएंगे, एक तो बिंगोद भीलवाड़ा में, एक राजमहल टोंक में और एक रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। तो बनास नदी पर तीन त्रिवेणी संगम बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक जो मुख्य त्रिवेणी संगम है वो माही नदी पर बनता है भाई। कौन सा बनता है? माही नदी पर, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो तीन नदियां जहां की मिलती है उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी संगम तो बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एक ऐसी पहाड़ी प्रसिद्ध है पूरे भारत में जहां से दोस्तों तीन नदियां निकलती है। कितनी नदियां निकलती है? तीन नदियां, और तीनों की तीनों नदियां दोस्तों अलग अलग धाराओं में बहती है, अलग अलग दिशाओं में जाती है। उस पहाड़ी का नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। उस पहाड़ी का क्या नाम है भाइयों? अमरकंटक की पहाड़ी नाम है, जो भारत के मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी तीन नदियां बहती है? यहां से निकलने वाली तीन नदियां, नर्मदा जो पश्चिम की तरफ जाती है, एक दोस्तों महानदी जो दक्षिण की तरफ जाती है, एक सोन नदी जो दोस्तों उत्तर की तरफ जाती है। आगे ही बात समझ में? ठीक है। अब देखें, पश्चिमी बनास नदी, ये तो हो गया। माही नदी पर त्रिवेणी संगम कहां बनता है? बालोतरा स्थान पे बनता है क्या? खांडू बांसवाड़ा में बढ़ता है क्या? या नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में बढ़ता है? या गांधीनगर गुजरात में बढ़ता है? देखिए दोस्तों, बालोतरा राजस्थान के बाड़मेर जिले में है भाई। बालोतरा राजस्थान के कौन से जिले में है? बाड़मेर में। खांडू गांव राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। बांसवाड़ा। चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नवाटापुरा गांव ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है भाई। डूंगरों की नगरी या पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर में। गांधीनगर तो दोस्तों भारत के गुजरात राज्य की आधुनिक राजधानी है। गुजरात की आधुनिक राजधानी क्या है भाई? गांधीनगर। अब देखें क्वेश्चन, माही नदी पर त्रिवेणी संगम कहां बनता है? बालोतरा स्थान किसके लिए चर्चित है? बालोतरा स्थान बाढ़ के लिए चर्चित है भाई। किसके लिए चर्चित है? बाढ़ के लिए। जब लूणी नदी उफान पर होती है तो बाढ़ बालोतरा में ही आती है भाई। बाढ़ कहां आती है? बालोतरा में। अब यही क्यों आए भाई? बालोतरा में क्यों है? इसका प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि लूणी की जो अधिकांश सहायक नदियां है ना, वो दोस्तों अपना जल इस बालोतरा स्थान के पास में लाके ही लूणी नदी में डाल देती है। तो जब दोस्तों बाढ़ की स्थिति होती है, वर्षा की मात्रा अधिक हो जाती है और जल का आवक ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों, तो इन नदियों का सारा जल यहां आके एकत्रित हो जाता है और जल भराव की स्थिति को ही तो बाढ़ कहते हैं दोस्तों। ठीक है, पूछ लेगा। जब लूणी नदी उफान पर होती है या लूणी नदी में वर्षा की मात्रा के कारण जल ज्यादा बढ़ जाता है तो बाढ़ कहां आएगी? बालोतरा में आएगी। बालोतरा स्थान के बारे में एक और कंटेंट क्लियर रखना आप। बालोतरा के बाद लूणी नदी का जल खारा हो जाता है। पूछ लेगा, राजस्थान में वह स्थान कौन सा है जिसके बाद लूणी नदी का जल खारा हो जाता है? वह स्थान दोस्तों बालोतरा है। कौन सा है भाई? बालोतरा। अब दोस्तों बालोतरा में लूणी नदी का जल खारा क्यों हो जाता है? ऐसा क्या कारण है? लवणीय तत्व की अधिकता के कारण। बालोतरा के आगे की जो जमीन है उसमें लवणीय तत्व की अधिकता है और वो लवणीय तत्व दोस्तों जल के साथ घुल जाते हैं या घुलनशील प्रक्रिया बना लेते हैं, जिसके कारण इसके आगे का जल खारा हो जाता है और पीछे का जल मीठा रह जाता है। इसलिए इस नदी को आधी मीठी और आधी खारी नदी भी कहते हैं। पूछ लेगा, राजस्थान की मीठी खारी नदी किसे कहा जाता है? लूणी नदी को ही कहा जाता है भाई। खांडू गांव बांसवाड़ा राजस्थान में माही नदी का एंट्री पॉइंट। राजस्थान में माही नदी प्रवेश कहां से करती है? बांसवाड़ा के खांडू गांव से प्रवेश करती है भाई। एक देखो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर, ये अपने क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है, सही आंसर है। पूछ रहा है माही नदी पर त्रिवेणी संगम कहां बनता है? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर। यहां दोस्तों तीन नदियां मिलती है, एक तो माही नदी, एक जाखम नदी और एक सोम नदी। जाखम नदी प्रतापगढ़ से निकल के आती है, सोम नदी उदयपुर से निकल के आती है और डूंगरपुर के ये तीनों नदियां डूंगरपुर के इस नवाटापुरा गांव में आके मिल जाती है, जहां प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को दोस्तों मेला लगता है। क्या लगता है भाई?
मेला लगता है। यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, घोटिया अंबा का मंदिर भी है। प्रसिद्ध घोटिया अंबा का मंदिर कहां पर है? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में है। एक देखिए दोस्तों, गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात में है। गांधीनगर के बारे में पूछा जा सकता है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये दोस्तों साबरमती नदी के किनारे है भाई। कौन सी नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी पर ही गांधीनगर के अलावा अहमदाबाद शहर भी स्थित है। और इसके अलावा महात्मा गांधी जी के द्वारा निर्मित जो साबरमती आश्रम था या स्थापित जो साबरमती आश्रम था, वह भी दोस्तों इस साबरमती नदी के किनारे ही स्थित था। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी लोणी की सहायक नदी है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से लोणी की सहायक नदी बताइए। एक दोस्तों सहायक नदी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गजब का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ। क्या जाखम लोणी की सहायक नदी है, सेई लोणी की सहायक नदी है, बांडी लोणी की सहायक नदी है, या फिर सूकली लोणी की सहायक नदी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। जाखम माही की प्रमुख सहायक नदी है। जाखम और सोम माही की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसी जाखम नदी पर दोस्तों जाखम बांध है भाई। इसी जाखम नदी पर कौन सा बांध है? जाखम बांध, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में। दोस्तों ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। पूछ लेगा राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बताइए, जाखम बांध कहां है? प्रतापगढ़ जिले में। कितने मीटर ऊंचा है? 81 मीटर ऊंचा है। क्लियर है? ओके। एक ये भी ध्यान रखना, जाखम किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। सेई, दोस्तों ये जो सेई नदी है ना, सेई, ये तो साबरमती की सहायक नदी है भाई। किसकी है? साबरमती की। सेई, मानसी, वाकड़, हतमती, वैतरक, माजम, ये दोस्तों नदियां साबरमती की प्रमुख सहायक नदियां। बांडी अपना सही आंसर है। बांडी अपना सही आंसर है। ये लोणी की प्रमुख सहायक नदी है। बांडी नदी हो गई, बांडी नदी हो गई, लीलड़ी नदी हो गई, मीठड़ी नदी हो गई, जवाई नदी हो गई, जोजड़ी नदी हो गई, गुहिया नदी हो गई आदि इस लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ध्यान रखना, बांडी नदी पर दोस्तों हेमावास बांध है। कौन सा बांध है भाई? हेमावास बांध। पूछ लेगा प्रसिद्ध हेमावास बांध कौन सी नदी पर है? बांडी नदी पर। सूकली, सूकली के बारे में क्या पूछ रहा है? सूकली किसकी सहायक नदी है? सूकड़ी तो दोस्तों लूणी की सहायक नदी सुनी है, लेकिन सूकली किसकी सहायक नदी है? सूकली पश्चिमी बनास की है। किसकी सहायक नदी है भाई? पश्चिमी बनास की सहायक नदी है सूकली। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा क्षेत्र जालोर में है? जालोर जिले में दोस्तों नदियों से संबंधित किसी क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है कि आप बताइए हमें कि कौन सा क्षेत्र जालोर जिले में है। क्या डांग क्षेत्र है, काठड़ है, हकरा है, या रेल नाड़ा है? चारों के चारों इंपोर्टेंट बिंदु है या इंपोर्टेंट क्षेत्र है। चारों के चारों स्थान दोस्तों नदियों से जुड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं डांग। डांग दोस्तों मुख्य रूप से धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये तीन जिले दोस्तों डांग क्षेत्र में आते हैं। और ये तीनों जिलों का डांग क्षेत्र दोस्तों चंबल नदी के द्वारा निर्मित है। पूछ लेगा डांग क्षेत्र की प्रमुख नदी बताइए, चंबल। डांग क्षेत्र में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये जो डांग क्षेत्र है दोस्तों, ये डाकुओं का निवास स्थान माना जाता है। डांग क्षेत्र के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों, डांग की रानी किसे कहते हैं? डांग की रानी दोस्तों करौली को कहते हैं। करौली में जो केला देवी का मंदिर है ना दोस्तों, उस केला देवी मंदिर में केला देवी माता को, जो यादव वंश की कुल देवी है, उसे डांग की रानी कहा जाता है। और डांग की रानी दोस्तों यहाँ जो बीहड़ भूमि है, इन जिलों में बीहड़ भूमि में जो डकैत रहते हैं, जो डाकू लोग रहते हैं ना, वो दोस्तों इसे अपने डांग की रानी मानते हैं। काठड़, काठड़ दोस्तों प्रतापगढ़ जिले में है भाई। कौन से जिले में है? प्रतापगढ़ जिले में। और ये माही नदी का क्षेत्र है। साधारण सा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के बहाव क्षेत्र को या प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? काठड़ कहा जाता है। तो काठड़ प्रतापगढ़ में है, 56 का मैदान भी प्रतापगढ़ में है और बाठी का मैदान भी प्रतापगढ़ में है। लेकिन 56 की गोलाकार पहाड़ियां बाड़मेर में है। नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर पर डाटा ना भौतिक प्रदेशों में। ध्यान रखना इन सब चीजों का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हकरा, हकरा संबंध दोस्तों घग्गर नदी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ भाई? घग्गर नदी से। गंगानगर और हनुमानगढ़, यहां पर दोस्तों घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली कहते हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ में तो घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? नाली के नाम से।
लेकिन पाकिस्तान में भी जाती है यह घग्गर नदी, जहां इसे हकरा कहा जाता है। अर्थात पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा के नाम से जाना जाता है। रेल नाडा क्या है, यह अपना एकदम सही जवाब है अपने क्वेश्चन का। कौन सा क्षेत्र जालौर में है? जालौर में लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को रेल नाडा कहा जाता है, या जालौर बाड़मेर में इसे गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। रेल नाडा और गोडवाड़ प्रदेश ये दोनों ही स्थान दोस्तों जालौर से संबंधित है, और ये लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। लास्ट क्वेश्चन देखें, कालिदास जी ने लूणी नदी को क्या कहा है, या क्या नाम दिया है कालिदास जी ने लूणी नदी को? दोस्तों नदियों के उपनाम के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट तरीके का क्वेश्चन है। ऊपर जितने भी जो दोस्तों क्वेश्चन अब तक मैंने पढ़ाए हैं ना आपको, उसमें नदियों के उद्गम स्थल से भी ले लिया, नदियों का मुहाने से भी ले लिया, नदियों की लंबाई से भी ले लिया, नदियों की सहायक नदियों से भी ले लिया, और नदियों के ऊपर कोई शहर स्थित है उसके बारे में भी क्वेश्चन ले लिया, नदी के ऊपर कोई बांध स्थित है तो उसके बारे में भी क्वेश्चन ले लिया दोस्तों। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करवाए हैं। लास्ट क्वेश्चन देखें, कालिदास जी ने लूणी नदी को क्या नाम दिया है? क्या इन्होंने सागरमती नाम दिया है, मारवाड़ की जीवन रेखा कहते हैं, अंतःसलीला नाम दिया है, और लवणावती नाम दिया है? चारों ही ऑप्शन दोस्तों लूणी नदी के हैं, चारों ही उपनाम लूणी नदी के हैं। लूणी नदी को ही लवणावती कहते हैं, लूणी नदी को ही अंतःसलीला कहा जाता है, लूणी नदी को ही मारवाड़ की जीवन रेखा कहते हैं, और लूणी नदी को ही सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सागरमती जो उद्गम स्थान है ना दोस्तों लूणी नदी का, नाग पहाड़ के आसपास वाला क्षेत्र है। तो नाग पहाड़ के आसपास में लूणी नदी को सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है। पूछ लेगा लूणी नदी को कहां सागरमती कहा जाता है? लूणी नदी को सागरमती कहा जाता है उद्गम स्थल पर, नाग पहाड़ के आसपास। ये सागरमती है, साबरमती नहीं है। साबरमती तो दोस्तों अरब सागर की तरफ जाती है, सागरमती लूणी का नाम है, साबरमती अलग है। साबरमती उदयपुर से निकलने वाली नदी है, ये सागरमती अजमेर से निकलती है, यानी लूणी का ही नाम है सागरमती। मारवाड़ की जीवन रेखा, मारवाड़ प्रदेश की प्रमुख नदी है दोस्तों। मारवाड़ यानी जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को ही मारवाड़ कहते हैं भाई। मारवाड़ प्राचीन समय में राठौड़ राजवंश की एक राजधानी रही है। आगे ही बात समझ दोस्तों, जैसे राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव सिहा, राव मालदेव, मोटा राजा उदय सिंह, ये सभी दोस्तों मारवाड़ के राजा रहे हैं। तो मारवाड़ परिक्षेत्र की प्रमुख नदी होने के कारण या वहां की मुख्य नदी होने के कारण इस लूणी नदी को मारवाड़ की जीवन रेखा कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ मारवाड़। अगला देखें, अंतःसलीला, ये क्वेश्चन के हिसाब से अपना एकदम सही आंसर है। कालिदास जी ने लूणी नदी को अंतःसलीला नाम दिया है। क्या नाम दिया भाई? अंतःसलीला। लवणावती, बालोतरा के आसपास में लूणी नदी को लवणावती कहते हैं। अभी बताया था ना, समझाया था आपको कि बालोतरा के आगे जो लवणीय तत्व है इस नदी के जल में घुल जाते हैं तो नदी का जल भी दोस्तों खारा हो जाता है, लवणीय हो जाता है। तो बाड़मेर स्थान के बाद में या बाड़मेर पहुंचने पर लूणी नदी को लवणावती नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर है? एक बार दोस्तों स्पेशल रिमार्क्स देखें, जो भी अपने ये जो क्वेश्चन पढ़े ना उनके बारे में शॉर्ट नोटिस देखें, ताकि आपके सभी प्रकार के क्वेश्चंस हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। आ जाइए दोस्तों, कौन से जिले में कोई नदी नहीं है? अब दोस्तों ध्यान देके पढ़ना, बहुत जल्दी, मात्र केवल 4-5 मिनट में ही क्लियर करवा दूंगा। ऐसे मान लो दोस्तों 2 मिनट लगेगी, मुश्किल से 2 मिनट लगेगी। देखिए कौन से जिले में कोई नदी नहीं है? 2 जिले हैं, चूरू और बीकानेर, इनमें कोई नदी नहीं है। जबकि कोटा संभाग से सबसे ज्यादा नदियां बहती है या सबसे ज्यादा नदियां निकलती है। जबकि चित्तौड़गढ़ जिले में सबसे ज्यादा नदियां बहती है। सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम उदयपुर से होता है, उद्गम उदयपुर संभाग से होता है। जबकि सबसे ज्यादा नदियां बहती कोटा संभाग में है। जिले के हिसाब से सर्वाधिक नदियां चित्तौड़गढ़ जिले में है, लेकिन चूरू और बीकानेर 2 ऐसे जिले हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई नदी नहीं है। या ये भी कह सकते हैं कि बीकानेर संभाग में सबसे कम नदियां हैं। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को। साबरमती नदी की लंबाई 495 किलोमीटर। 495 किलोमीटर तो लूणी नदी का आंकड़ा है भाई। ठीक है, साबरमती नदी की लंबाई कितनी है? साबरमती नदी की लंबाई है दोस्तों इनमें से 416 किलोमीटर है। और राजस्थान में साबरमती की लंबाई 45 किलोमीटर है। 226 किलोमीटर पश्चिमी बनास की लंबाई है।
576 किलोमीटर माही नदी की लंबाई है। राजस्थान में माही नदी की लंबाई 171 किलोमीटर है। लूणी नदी की लंबाई 495 किलोमीटर है। पुराने आंकड़े के हिसाब से लूणी नदी की लंबाई 350 किलोमीटर थी। माही नदी का उद्गम कहां से होता है? माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के महू प्रदेश से या मेहंद झील से, विंध्याचल पर्वतमाला में है। नाग पहाड़ अजमेर से दोस्तों लूणी नदी निकलती है। पश्चिमी बनास नदी नया सोनवाड़ा सिरोही से निकलती है। नागौर के पांडलू गांव से जोजड़ी नदी निकलती है। जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी है जो लूणी में दाईं ओर से आके मिलती है। जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से ना निकलकर नागौर के पांडलू गांव से निकल के आती है। कौन सा बांध सूखड़ी नदी पर है? सूखड़ी नदी पर दोस्तों बाकड़ी बांध है जो जालोर जिले में है। जालोर जिले का बाकड़ी बांध सूखड़ी नदी पर है। माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। जवाई बांध सुमेरपुर पाली में है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। इस जवाई बांध में पेयजल आपूर्ति वर्तमान समय में सेई जल सुरंग परियोजना के द्वारा की जा रही है और सेई जल सुरंग परियोजना राजस्थान की पहली जल सुरंग परियोजना है। जसवंत सागर बांध जोधपुर में है जिसे पीचियाक बांध भी कहते हैं। यह जसवंत सागर या पीचियाक बांध जोधपुर में लूणी नदी पर स्थित है। पश्चिमी बनास नदी का मुहाना बताइए कहां जाके यह नदी समाप्त होती है? क्या अरब सागर में होती है, खंबाती खाड़ी में होती है, कच्छ की खाड़ी में होती है, कच्छ के रण में? दोस्तों ये जो पश्चिमी बनास नदी और लूणी नदी है ना, ये कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है। खंबात की खाड़ी में समाप्त होने वाली नदी है दोस्तों माही नदी या साबरमती नदी। ये दोनों खंबाती खाड़ी में और अरब सागर में ताप्ती और नर्मदा नदियां जाती है। माही पर त्रिवेणी संगम कहां बढ़ता है? माही नदी पर त्रिवेणी संगम नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में बढ़ता है जहां इसमें सोम और जाखम नदियां आके मिलती हैं। गांधीनगर गुजरात में है, अहमदाबाद भी गुजरात में है, साबरमती आश्रम भी गुजरात में है। ये तीनों दोस्तों साबरमती नदी पर है। खांदू गांव बांसवाड़ा में है। यह वही स्थान है जहां दोस्तों माही नदी राजस्थान में पहली बार प्रवेश करती है। बाड़ोतरा गांव बाड़मेर में है और इसके बाद दोस्तों लूणी नदी खारी हो जाती है। बाड़ोतरा पहुंचने के बाद लूणी नदी खारी हो जाती है। बाड़ोतरा वह स्थान है जहां लूणी नदी में उफान होने पर बाढ़ आ जाती है। दोस्तों कौन सी लूणी की प्रमुख सहायक नदी है? लूणी की प्रमुख सहायक नदी पूछ रहा है दोस्तों, बांडी लूणी की प्रमुख सहायक नदी है और इस बांडी नदी पर हेमावास बांध बना हुआ है। सूकली दोस्तों पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। एक सिपू भी कहा जा सकता है इसको, सूकली या सिपू कहा जाता है। एक कुकड़ी नदी भी है दोस्तों जो पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। जो सेई नदी है ये साबरमती की प्रमुख सहायक नदी है। जाखम नदी माही की प्रमुख सहायक नदी है। इस जाखम नदी पर दोस्तों प्रतापगढ़ जिले में जाखम बांध है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। कौन सा क्षेत्र जालोर में है? जालोर में दोस्तों लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को रेल नाडा कहा जाता है या गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। हकरा दोस्तों घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र है जिसे पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है और प्रतापगढ़ में माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को काठल कहा जाता है, छप्पन का मैदान कहा जाता है। दोस्तों डांग क्षेत्र धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में है जिनमें से करौली को दोस्तों डांग की रानी कहा जाता है। कालिदास जी ने लूणी नदी को किस नाम से उल्लेखित किया है? कालिदास जी ने इसे अंतःसलिला कहा है। बाड़ोतरा पहुंचने पर यह नदी लवणावती नाम से जानी जाती है। इस नदी को मारवाड़ की जीवन रेखा कहते हैं। इसे उद्गम स्थल पर सागरमती नदी कहते हैं, यानी नाग पहाड़ के आसपास इसे सागरमती कहते हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लगा है, आपको लगता है दोस्तों कि ये वीडियो क्लास आपके लिए निर्णायक साबित हो सकती है कंपटीशन एग्जाम्स में, तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, इसी YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पर, एनसीबी एजुकेशन हब पर। तब के लिए रेस्ट कीजिए दोस्तों, अपनी तैयारियों को बेहतर बनाते रहिए दोस्तों। राम राम साहब।